भी बताया था, गिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ये कि गिट होती क्या है। व्हाट इज़ गिट? गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रैक्स चेंजेस इन एनी सेट ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। ये पहली इसकी लाइन ही इसकी डेफिनेशन है। गिट क्या है? बेसिकली एक वर्जन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसको आप सिंपल ये कह सकते हो, गिट क्या एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप एक वेबसाइट ऐप बनाते हो, एप्लीकेशन, उसका वर्जन होता है 1.0। आप उसको लॉन्च कर देते वो, या तो फिल्म देखी होगी 1.0, 2.0, रोबोट फिल्म देखी 1.0, 2.0, फिर 3.0 आ गई आई थिंक। नहीं, तो वो वर्जन क्यों इंक्रीज करते हैं? इसी तरह से ऐप के अंदर भी होता है। आप एक ऐप बनाते हो, उसका एक वर्जन रखते हो। लेट्स से उसका आपने वर्जन रखा 1.0। जब ऐप बन जाती है आप उसको नई अपडेट देते हो, आप उसको 1.2 कर लेते हो या 2.0 कर लेते हो। फिर आप दोबारा एक नई ऐप, उसी ऐप को जब नई अपडेट करते हो तो आप वर्जन चेंज करते हो। तो ठीक है, ओके ओके ओके, मैं देखता हूँ। तो इन शॉर्ट आप हर दफ़ा जब ऐप को अपलोड करते हो प्ले स्टोर पे एक वर्जन इंक्रीज़ करते हो। आप इसको देखना तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप ऑनलाइन प्ले स्टोर ओपन कर सकते हो। जैसे मैं ये प्ले स्टोर ओपन करता हूँ ऑनलाइन, हर ऐप का वर्जन होता है। अब मैं जैसे लेट से मान लेता हूँ यहाँ पे कोई ये गेम है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गेम होती है, गेम की डिटेल्स लिखी होती है। यहाँ पे ना गेम के बारे में होता है, अबाउट दिस गेम। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो ना तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा होता है, इसका वर्जन, ये इसका वर्जन होता है। अब इन्होंने देखो अपना वर्जन किया 4.1.1, मतलब इन्होंने अपना वर्जन रिलीज़ किया हुआ 4.1.1, ठीक है। इन्होंने जब रिलीज़ किया था ये तकरीबन किया था ये रिलीज़ जब किया था, और अभी इनका वर्जन जो सा ये है, और ये लास्ट अपडेट हुई है इस डेट पे, ठीक है। जब इन्होंने अपनी फ़र्स्ट रिलीज़ डाली होगी 2022 के अंदर, तो इन्होंने अपना 4.1 वर्जन तो नहीं लिखा होगा, इन्होंने 1.1.1 रख लिया होगा या कुछ रखा होगा। जब जब इन्होंने नई अपडेट दी उन्होंने वर्जन को इंक्रीज़ करते रहे, 4.1, 4.2, 4.3। कल को ये नई अपडेट डालेंगे तो इसको 4 या 5.1.0 कर लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आगे की तरफ ही जाएंगे। अब गिट क्या होती है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। आपने एक अपनी ऐप को लाइव किया, आपने वर्जन रख दिया लेट्स से 4.1.0 और आपकी ऐप लाइव हो गई। अब जैसे ही ऐप लाइव हुई इसको इतने बंदों ने डाउनलोड कर ली। अब क्या हुआ कि वो गेम के अंदर कोई बग था, ऐप के अंदर कोई इशू था। अब लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दी कि आपकी ऐप ही नहीं सही चल रही। अब ये बहुत पैनिक सिचुएशन होती है। लोगों का पैसे का सोर्स ऐप होती है, लोग इससे पैसा कमा रहे थे, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर सब ने पैसा लगाया हुआ इसके ऊपर, तभी जाके मिलियंस में डाउनलोड हुआ। अब क्या होगा कि वो इंस्टेंट वो डेवलपर को कहेंगे कि भाई वो पुरानी वाली ऐप पहले जैसी कर दो, ये जो हमने नई चेंज की थी इसको हम बाद में रिजॉल्व करते हैं, पहले तुम पुरानी जैसी ऐप कर दो। अब आप क्या करोगे? जो कोड आपने किया था उसको कंट्रोल-Z तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपना लैपटॉप बंद कर दिया होगा। जब बंद करके ओपन करते हैं लैपटॉप को, कंट्रोल-Z ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आप दोबारा से सारा कोड पहले जैसा करने के लिए जितना याद आएगा वो करोगे, या जो करोगे, फिर वापस आके पुराना वर्जन पे सेट होगा। तो ये करने में आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, ये नहीं पता मैंने क्या क्या चेंज किया था। तो ये बहुत ही बुरा काम होगा अगर आप ऐसा करोगे। तो इस वजह से गिट बनाई गई। गिट बनाने का रीज़न ये था कि आप अपने वर्जन को कंट्रोल कर सको। अगर आप गिट को यूज़ करते हो तो अगर कल को क्लाइंट कहता है मैंने फ़लाँ वर्जन पे जाना है जो 2 साल पहले था वर्जन, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी कमिट के ऊपर जाकर उस वर्जन पे शिफ्ट हो सकते हो। फिर फ्यू लाइंस ऑफ कोड और फ्यू क्लिक्स के ऊपर आप जा सकते हो। मतलब गिट का काम क्या, आप इससे वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी वर्जन के ऊपर इंस्टेंट जंप कर सकते हो। अब वो कहता है मैंने वो वर्जन देखना जो सबसे पहले बनाया था। अगर आपने अपने कोड को अपडेट करते रहो आप कभी भी नहीं पकड़ सकते आपने क्या पहले दिन बनाया था। अब दिन ब दिन चेंज कर रहे हो तो चीज़ पहली जैसी तो है ही नहीं। तो इन शॉर्ट आप गिट के थ्रू अपने वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो। क्लाइंट कभी भी आए वो कहे मैंने इस वर्जन पे जाना है 2000 इस डेट के वर्जन पे आप जा सकते हो। तो गिट के थ्रू आप वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरी लाइन लिखता है वो डेट ट्रैक चेंजेस इन एनी सेट ऑफ कंप्यूटर, और ये आप ट्रैक कर सकते हो सारी चेंजेस को कि मैंने इस वर्जन को ये काम किया था, इस डेट को ये काम किया था, इस डेट को ये काम किया था, ताकि आपको ये पता होगा कि मैंने हर दिन नया काम किया, ठीक है। तो गिट की डेफिनेशन क्या बनी? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी सारी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं।
सिंपल, ठीक है। चेंजेस ट्रैक का मतलब है कि आपने कल को एक टेक्स्ट फील्ड बनाई, आपने उसका कलर चेंज किया, अब आपने परसों एक नई टेक्स्ट फील्ड बनाई, उसका कलर चेंज किया, तो अब मैं पूछता हूँ पहले दिन क्या बनाया था, तो आपको सारी हिस्ट्री नज़र आएगी, मैंने पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये किया, तो आप अपनी सारी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो। तो गिट के थ्रू आप अपने वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो। दूसरी वो लिखता है कि आप क्यों यूज़ करते हो, आप गिट के थ्रू कोलैबोरेट कर सकते हो टीम मेंबर्स के बीच में, आप मल्टीपल बंदे मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो गिट के थ्रू, आप आपस में कोलैबोरेट हो सकते हो, एक ही प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रीब्यूट करके आप क्या कर सकते हो, एक ही कोड के अंदर आप फास्ट डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो मेन गोल है क्या, स्पीड डेवलपमेंट, डेटा इंटीग्रिटी और आपकी स्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन और आपका वर्क फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर कोई डेफिनेशन मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और जिसके थ्रू हम अपनी कोड के चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। गिट के थ्रू हम टीम वर्क कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे रह के मल्टीपल बंदे कोलैबोरेट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी हम गिट को सीख रहे हैं, इस वजह से आप सब अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब एक दफ़ा हमें गिट का इस्तेमाल पता चल जाएगा, फिर हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ करेगा और सारे बंदे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी गिट होगी, हर बंदा मैं भी होऊंगा, सब बंदे उस एक ही गिटअप पे होंगे और हम एक ही प्रोजेक्ट बना रहे होंगे मिल के सारे। और फिर इससे क्या होगा, हम एक फाइनल ऐप बनाएंगे जिसमें सारों बंदों की एफर्ट होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि हर बंदे ने अलग अलग ऐप बनाई होगी, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप एक ऐप है कि हर बंदे की अपनी अपनी है, एक बंदे की ऐप है, वो सारे बंदे उसको मिलके कोलैबोरेट करके उसको एक ऐप को स्टेबल कर रहे हैं। तो हम भी यही करेंगे इन शॉर्ट एंड पे कि हम एक ही ऐप के ऊपर सारे बंदे मिलके काम कर रहे होंगे और अलग अलग काम कर रहे होंगे और उसको एक टाइम पे मर्ज करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट अपने सामने देखेंगे। इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। हर बंदा अगर एक एक स्क्रीन पे बनाता है तो हम एक टाइम में 5 स्क्रीन बना रहे होंगे, तो और ये रदर देन कि अगर हम एक बंदे को 5 स्क्रीनें दें, ठीक है। तो गिट क्या एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। इससे हम टीम वर्क कर सकते हैं, हर बंदे की चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। टीम वर्क से हम कोड को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड फास्ट हो सकती है, अपने कोड को सेव कर सकते हैं, ये सारा काम गिट से हो सकता है। हाँ, क्या समझ आई गिट के बारे में? ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ओके, मान लेते हैं तुम्हें एक एप्लीकेशन देता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम ये ऐप लो और मुझे ना तुम इसका पुराना, आज ही तुमने एक ऐप बनाई है, नई ऐप बनाई है, ठीक है। और मैं तुम्हें कहता हूँ मुझे साल पहले का इसका कोड ला के दो, ला दोगे गिट से? कैसे? क्या होगा तो आज तुमने तो प्रोजेक्ट ही आज बनाया, तुमने कहा आया। अगर आप मेरे साथ यानी कि कोलैबोरेशन हो गया, आप फिर मेरी ब्लैक वाला है। तुमने प्रोजेक्ट ही आज बनाया, फिर नहीं आएगा। प्रोजेक्ट उस जब बना होना चाहिए और वो गिटहब पे रखा होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट ही आज गिटहब पे रखोगे और आप ये सोचो कि मैं 10 साल पहले कोड ले आऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले दिन से ही कोड गिटहब पे रखना होगा और साथ साथ उसको अपडेट करना होगा। अगर आप साथ साथ कोड अपडेट नहीं करोगे तो चाहे प्रोजेक्ट 10 साल पुराना, आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। हाँ जी, क्या क्या समझ आई, बताइए भाई, क्या होती है गिट? व्हाट इज़ गिट? कोड अपलोड होता है। गिट के ऊपर कहीं कोड अपलोड नहीं करते। गिट मैंने तो नहीं कहा कोड, मैंने कहा कि कोड अपलोड होता है। कोड वाला सही रहता है। कैसे? मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि सेव होगा कोड आपका, को आप अपलोड करोगे इसके ऊपर, ऐसा मैंने भी कुछ भी नहीं बोला। मैंने जो बोला तुम उसका बिल्कुल उल्टा बोले। देखो सामने है, गिट के थ्रू आप सिर्फ वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो, उसके अलावा अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो, उसके अलावा आप इसे टीम कोड को फास्ट कर सकते हो, डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो, बस। अब गिट के ऊपर कोड नहीं रख सकते, गिट कुछ भी नहीं है। गिट का काम सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी है, आपने वर्जन को मैनेज करना, उसके बाद अपने ये चेंजेस को ट्रैक करना, इसके अलावा आपकी डेवलपमेंट को फास्ट करना, ये सब करना। अगर आपने कोड को अपलोड करना है तो उसके लिए बनाई हुई है गिटहब। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो गिट को यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर आप अपना कोड को स्टोर करते हैं। गिट सिर्फ 4 चीज़ें ही कर रही है, वो कि वर्जन मैनेज कर रही है, ये चीज़ें कर रही है, मगर कोड आपका कहीं पे स्टोर नहीं कर रही। कोड अगर आपने स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है गिटहब, जहाँ पे आपका कोड ऑनलाइन कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो गिटहब और गिट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये है कि गिट बेसिकली असल में वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो सारा का सारा काम मैनेज करेगा। गिट को यूज़ करते हुए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है गिटहब,
जो ऑनलाइन बेस करता है गिटहब वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर आप अपना कोड रख सकते हो, और वही चीज़ें जो गिट हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन हमें गिटहब पे वो चीज़ें दे रहा है। अगर गिटहब ना हो तो हर बंदा इंटरनेशनली कोलैबोरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, क्या समझिए? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब? जो गिट है वो जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो सारा कुछ टाइप मैनेज वगैरह कर रहा होता है। अच्छा, और उससे हम टीम वर्क कर सकते हैं। गिटहब से नहीं कर सकते। गिट से नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या? इसमें आप कोड नहीं रख सकते, इसमें आप कोड रख रहे हैं अपना। गिट में कोड नहीं रख सकते। मतलब आप मेरा नहीं रख सकते। अच्छा, तो गिटहब में रख सकते हैं, क्यों? रीज़न? जब गिट के पास सिर्फ एक ही चीज़ तो रह गई थी, कोड रखना, वो रख के पूरा हो जाता। फिर क्यों गिटहब बनाई उन्होंने, अलग वेबसाइट करके कंफ्यूज कर दिया? मैंने कहा था मेरे फिर यार कोई तो रीज़न होगी ना, तुमने पूछी नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ भाई। इन शॉर्ट हब का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट। हब होता है वो चीज़ जहाँ एक सेंट्रल पॉइंट होता है। सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे आपका मेन हब होता है, हब उसी को कहते हैं। हर जगह का भी हब होता है, जैसे पाकिस्तान का हब इस्लामाबाद कहते हैं जो एक सेंट्रल पॉइंट है। इसी तरह से लाहौर का हब एक होता है। हर जगह के कोई ना कोई सेंट्रल पॉइंट होता है। तो इसी तरह से उन्होंने गिट हब एक वेबसाइट बना दी जिसपे ऑनलाइन हर बंदा अकाउंट बना सकता है, ऑनलाइन गिट की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। वही काम जो गिट आपको दे रही थी, वही काम आप गिट हब पे रह के ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन यही काम आप गिट पे रह के ऑफलाइन भी कर सकते थे, मगर मेरी मशीन से दूसरे की मशीन तक कोड नहीं जाता। मैं अपनी मशीन में खाली गिट को इंस्टॉल करता, दूसरा बंदा नहीं इसको यूज़ कर सकता। और अब फ़ायदा ये, हम गिट हब ऑनलाइन टूल के थ्रू हर कोई ऑनलाइन इसको यूज़ कर पा रहा है। तो गिट हब सिर्फ एक ऑनलाइन टूल है जो यूज़ गिट को ही कर रहा है। और गिट क्या है, कुछ भी नहीं है जो आपको ये वर्जन कंट्रोल फैसिलिटी दे रही है। अगर हम गिट हब से गिट को निकाल दें तो हब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्राइव है जिसके ऊपर कोड रख सकते हैं। ना उस पर कोड की कोलैबोरेशन होगी, ना कोड मर्ज होगा, ना कुछ उसके अंदर चेंजेस मैनेज होंगी, हिस्ट्री ट्रैक भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो उनसा काम है ना, ये जो उनसा थोड़ा रफ काम है, ये समझने में थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल लगता है, मगर इसको सिंपल समझ के देखो। आपका जो फादर है वो गिट है, ठीक है, और जो उनसा आपका मतलब एक जो सन है, जो बेटा है, वो नई जनरेशन का वो गिट हब है। फादर पहले अपना काम लोकल एक दुकान में कर रहा था, वो सारी चीज़ें भी ट्रैक कर रहा था, वो सारा का सारा काम कर रहा था, वो अपने सारा बिजनेस चला रहा था एक बिल्डिंग में रहते हुए। जब उस बेटा उस फील्ड में आया, उसने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको ऑनलाइन क्यों नहीं लेके जाते, हम इस सारे काम को ऑनलाइन कर लेते हैं, अमेज़ोन वगैरह पे डिप्लॉय करते हैं ताकि लोग हर कोई इसको यूज़ करे। हमारी एक सर्विस जो गली में बिक रही थी, हर कोई इसको यूज़ करे। तो हमने क्या किया, अपनी सर्विस को ऑनलाइन कर लिया। तो गिट हब ने यही चीज़ है, गिट हब एक वो फैसिलिटी है जो इंटरनेट से चलती है, और गिट जो उनसी है वो लोकल इंस्टॉल होती है इस मशीन पे। अभी जैसे जब तुम दोनों का इशू आया था तो तुम्हें गिट को डाउनलोड करना पड़ा था, वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया था, फिर एंड पे डिप्लॉय गिट हब पे ही कर रहे थे, कमांड्स गिट हब पे ही पुश कर रहे थे। तो गिट जो उनसी है वो लोकल है आपकी, और जो गिट हब है वो आपका एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे ऑनलाइन आपका जितना भी डेटा वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, गिट के थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपका कोड जो उनसा लोकल स्टोर हो रहा है और सारी की सारी चेंजेस ट्रैक हो रही हैं, और यही काम गिट हब आपका ऑनलाइन करके आपको दे रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने लेट्स से स्काइप बनाई, स्काइप का तो पता है ना, व्हाट्सएप बनाई, चलो ये इसने फेसबुक जो भी कंपनी, इसने व्हाट्सएप बनाई। अब व्हाट्सएप का कोड वो किस पे रखेंगे, गिट पे कि गिटहब पे? उन्होंने कहीं ना कहीं तो कोड किया होगा, उन्होंने लाखों बंदे ने कंट्रीब्यूट किया होगा। एक प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है व्हाट्सएप, उस पर लाखों बंदे ने काम किया होगा। एक बंदा पाकिस्तान होगा, एक इंडिया होगा, एक जर्मनी होगा, एक यूएस होगा, हर बंदा मिलके काम कर रहा होगा। तो वो उन्होंने अपना कोड कहाँ पे रखा होगा, गिटहब पे। गिटहब पे, तो गिटहब किसकी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट की। गिटहब माइक्रोसॉफ्ट की। एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कभी रिलाई नहीं करती, क्योंकि उसको डर होता है कि मेरा कोड लीक ना हो जाए। मान लेते हैं आपने ही गिटहब का प्लेटफॉर्म बनाया और आपके कॉम्पिटिटर भी एक चीज़ आपके प्लेटफॉर्म पे रखता है, क्या आपके पास अथॉरिटी आप देख सकते हो, क्या आप उसे देखोगे कि नहीं? तो ये इंटीग्रिटी की वजह से मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, गिटहब को यूज़ नहीं करती, क्योंकि सब कुछ गिटहब के ऊपर फ्री है
और वो कहते हैं ना जब भी कुछ फ्री हो तो वो जो सी है वो 100% फ्री नहीं होती, तो चांसेस होती हैं कि बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स को गिटहब खुद भी यूज़ करे अपने लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, अपने सर्वर बनाते हैं खुद के, वो अपने छोटे छोटे सर्वर बनाते हैं जिसके ऊपर गिट को इंस्टॉल कर लेते हैं और वो उन्हीं को यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। मतलब वो फिर इसको एज अ यूज़ नहीं करते गिटहब को, बट एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट जितना भी देखें पाकिस्तान लेवल पे देखें तो मैंने नहीं देखा कि शायद ही कोई गिटहब के अलावा काम कर रहा है, सारे के सारे गिटहब को यूज़ कर रहे हैं। बट जब बहुत बड़े स्केल पे बात करेंगे, बहुत प्रोफेशनल काम जहाँ पे होता है वहाँ पे भी गिटहब को यूज़ नहीं किया जाता। गिटहब से भी ज़्यादा वो क्या करते हैं, अपना सर्वर बना लेते हैं गिट को यूज़ करते गिट को, उन उस सर्वर पे भी गिट ही इंस्टॉल हुई होती है। इन शॉर्ट वो यूज़ गिट को ही कर रहे होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होता है वो अपना सर्वर पे काम कर रहे होते हैं, उसकी एक्सेस सिर्फ हम उन्हीं बंदों को होती है जो उस पर काम करते हैं, वो भी लिमिटेड एक्सेस होती है। तो वो तो इन शॉर्ट गिटहब खाली कोई अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये गिट को इंस्टॉल कर रहा है। अगर आपने कोड को ऑनलाइन रखना है तो गिट के अलावा भी अपने सर्वर बनाए जा सकते हैं, गिटहब भी है, इसके अलावा भी और भी एक और सर्विस है गिट लैब, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। गिट लैब ये भी वही काम करी है जो गिटहब कर रही है, बट ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी पेड है, इसमें मोस्टली फीचर्स ज़रा पेड है। तो ये भी वही काम कर रही है जो आपका गिटहब कर रहा है, ये भी आपके कोड को ऑनलाइन स्टोर कर रही है, ये भी आपके कोड को ऑनलाइन शेयर कर रही है, सारे के सारे काम वही कर रही है, बट ये पेड है, ये टोटली फ्री नहीं है। और ये जो सी गिटहब है टोटली फ्री है, ठीक है। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है। आप कल को किसी प्रोजेक्ट में जाओ, वो कहता है कि हम गिट लैब यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसकी गिट लैब चीज़ें यही रहेंगी, आप उसकी गिट लैब को यूज़ करो, ठीक है। ओके, आई समझ? हाँ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिट? अब तुम बताओ ना, तुम्हारा फाइनल, तुम्हारा अगर सही हुआ तो मैं आगे चलूँगा। तुम बताओ, अगला बंदा तैयार है? मैं हाँ फिर हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब? क्या क्या क्या, एक मिनट मैं उल्टा हुआ कि तुम उल्टा? ओके, मैं सबसे पूछ के आता हूँ फिर आप, मैं सबसे पूछ के आ रहा हूँ ना, फिर आप पे आ जाएंगे जब तक आप, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब? गिट एक बढ़िया कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है ओके जिसके अंदर कोलैबोरेशन है, ओके गिट आप एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने कोड सेव करते हैं, ओके, प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने कोड पुश करते हैं तो सेव हो जाता गुड, ठीक है। और अगर हम गिटहब जो सा है उसमें से गिट को ही निकाल दें तो क्या बचेगा? है। आप बचती है वो गिटहब कुछ भी नहीं है विदाउट गिट, कुछ भी नहीं है। गिट एक ऑफलाइन है, हाँ, गिट एक ऑफलाइन है और गिटहब एक ऑनलाइन प्लेस है जहाँ पे हम अपना कोड रख रहे हैं, सही है। आप कुछ एडिशनल करना चाहिए इसकी बात में? बिल्कुल, गिट के थ्रू हम अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे फास्ट होगी? ओके, हाँ हाँ जी खूब है। व्हाट इज गिटहब? कैसे करेंगे, किसके ऊपर? गिटहब पे क्या होगा? गिटहब प्राइवेट कर लूँ मैं, अगर मैं प्राइवेट कर लूँगा गिटहब का मेन फ़ायदा क्या होगा? मतलब मुझे और तुमने काम करना है, गिटहब हमारे लिए कैसे हेल्प आउट करेगी? तो गिट पे नहीं पड़ा होगा, गिट पे नहीं कोड होगा, फिर कहाँ पे होगा? ये ऑनलाइन है ना गिट? हाँ बिल्कुल, मेन डिफरेंस ये है, गिटहब ऑनलाइन है। अब तुमने अपनी मशीन में लोकल गिट इंस्टॉल किया, मुझे क्या पता? जब तक हम दोनों कोड को किसी ऑनलाइन प्लेस पे नहीं रखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। एग्जांपल के तौर पे आज फिल्म रिलीज होती है, वो वाली यार, वो कौन सी फिल्म थी यार, वो यार जिसकी दो पार्ट आ गए, जो भी यार हो गया। नहीं हाँ, टॉलीवुड
कैसी है यार कहाँ के जी है, मान लेते उसकी 3 वर्जन रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये इसके अपने मोबाइल में अभी हुआ नहीं है ये है। अच्छा तो मान लेते हैं KGF 3 रिलीज हो गई, ठीक है। देखिए किसी ने 2 लड़कों ने तो देखिए देखिए मैंने देखी है दोनों। वो सबने देखी है। नहीं मैंने नहीं देखी। अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। चलो अच्छी बात, ट्रेलर तो देखे होंगे। मान लेते हैं भाईजान ये खुबैब के पास पड़ी है KGF 3। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे बड़ा शौक है देखनी है, अब तुम मुझे कैसे दोगे? क्या ऑनलाइन शेयर करेंगे ना। ऑनलाइन शेयर करनी है, पब्लिक करके आपको देंगे। पब्लिक किस पे करोगे? GitHub पे। ओ भाई क्या हो गया? कोड बड़ा होगा ना वीडियो। तुम्हारे पास एक फिल्म है, तुमने मुझे देनी, तुम भूल जाओ GitHub कोई दुनिया में चीज़ है और तुम शेयर इट भी नहीं यूज़ कर सकते। आगे बताओ। मेमोरी कार्ड और भाई ये भी नहीं कर सकते। हम मैं बैठा हूँ जर्मनी में, ये बैठा है भाई लाहौर में। अब बस व्हाट्सएप से इतनी बड़ी फाइल नहीं होगी, 2 GB की फाइल है। हाँ कैसे शेयर करोगे? जिप कैसे शेयर करोगे? MP4 करके हो सकती है। MP4 में करके हो सकती है। भाई बहुत जहाँ से बड़ी, इसने डाउनलोड किया वहाँ पे लिंक सेंड कर दिया आप। इसके पास आ गई है। अब इसने मुझे शेयर करनी है, व्हाट्सएप भी नहीं है हमारा, व्हाट्सएप पे इतनी बड़ी फाइल जाएगी। नहीं लिंक करेगा ना शेयर। वो लिंक नहीं है, खत्म, एक्सपायर हो गया। MP4 में करके भेज दिया। वो व्हाट्सएप छोड़ो, आगे ड्राइव में टारगेट ड्राइव। हाँ ड्राइव, ड्राइव किसने बोला? हाँ ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव के ऊपर आप अपलोड कर सकते हो। अब गूगल ड्राइव से लिंक मुझे दे सकते हो भाई, इधर से डाउनलोड करो। गूगल ड्राइव का तो पता है ना, 15 GB आपको स्टोरेज देती है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, अपनी वीडियो को ड्राइव पे अपलोड करेगा, लिंक मुझे देगा, मैं लिंक पे आके डाउनलोड करूँगा, हम दोनों एंजॉय में आ। कल को मेरे पास फिल्म आती है कोई जर्मनी में रिलीज़ होती है, मैं उस पर अपलोड करता हूँ, मैं उसको लिंक देता हूँ, आके डाउनलोड करता हूँ। सेम काम यही है। अब हम बैठे हैं जर्मनी में, वो बैठा लाहौर में। अब हम दोनों ने अपने कोड को शेयर करना है। व्हाट्सएप पे तो नहीं शेयर करेंगे, हम क्या करेंगे, GitHub के ऊपर अपलोड कर देंगे, GitHub से वो उसको एक्सेस करेगा, दोनों काम करते रहेंगे। अब ऑनलाइन कोई थर्ड पार्टी प्लेस होगी जहाँ पे हम अपने कोड को रखेंगे, प्राइवेट होगा तो फिर फिर मैं तुम्हारी मेल पे तुम्हें इनवाइट करूँगा कि भाई प्लीज़ तुम खाली आके मेरे कोड को एक्सेस करो। मतलब हम स्पेसिफिक बंदों को भी इनवाइट कर सकते हैं। आइए आगे समझ कि कितने % कॉन्फिडेंस अभी भी तुम जवाब दे सकते हो? 100% जो मैं पूछूंगा। किसी को लगता दे दोगे तुम जवाब जो मैं पूछूं? आर यू श्योर? व्हाट इज GitLab? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन GitLab एंड GitHub? जो GitHub है वो टोटली फ्री है और जो GitLab वो मैं थोड़ा सा पेड वर्जन देख देना। तो फिर भी क्यों लोग GitLab यूज कर रहे हैं? एडवांस फीचर था। फीचर्स भी advanced हाँ हैं। बिल्कुल, कुछ फीचर्स एडवांस होंगे, आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। अब लोगों को जब फ्री चीज़ मिलती है उन्हें डर होता है वो होगी, हैकेबल होगी, तो इन शॉर्ट इन प्राइवेसीज की वजह से लोग उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। दूसरा ये था कि आपने GitHub पे अपना अकाउंट बनाना था। ठीक है, GitHub पे अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है, आप वही साइन अप करो और अपने अकाउंट बना लो। ठीक है। अपना अकाउंट बनाने के बाद आपका अकाउंट इस तरह से होगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है योर रिपोजिटरी। योर रिपोजिटरी का मतलब होता है आपके प्रोजेक्ट, रेपो का मतलब होता है इसके अंदर प्रोजेक्ट। GitHub के अंदर जब भी कोई बात करेगा ना रेपो या रिपोजिटरी, इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो आपकी जितनी रेपो होंगी वही सारी की सारी यहाँ पे लिखी आ रही होंगी। जैसे आपने अपने कोड को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इस टाइम मेरी 83 रेपो हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो उनसे हैं वो मैंने इस पर अपलोड किए। रेपो हाँ नहीं, मैंने बताई थी कि आप वो 3 कमांड्स अपडेट के लिए चला सकते हो। तो इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, आप अपने GitHub के ऊपर अपनी रेपोस को मेंटेन करते हो। दूसरी बात, आपको आपकी एक हिस्ट्री बनती है। आप किसी को भी अपना ये लिंक दोगे ना जिसके एंड पे लिखा है कि अरहम सर्वर 786 मेरा URL है, यूज़र नेम है, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं इस बंदे ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है। जैसे मैंने 2024 के अंदर तकरीबन 167 कंट्रीब्यूशन की है।
मैंने 2023 के अंदर ये ग्राफ भी चेंज होता रहता है, ये ग्राफ मेंटेन हो रहा होता है, आपने इस ईयर में कैसे किया, इस ईयर में कैसे किया, इस ईयर में कैसे किया। अब देखो मेरा 20 में कितनी कम काम मैंने किया था, ठीक है, और देखो 21 में बढ़ता गया, 22 में बढ़ता गया, 23 में बढ़ता गया। तो इन शॉर्ट ये टाइम के साथ बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम के साथ सबकी अब आपका ग्राफ देखा जाता है कि आपने कितनी कोलैबोरेशन की होती है। जिसका ग्राफ ज़्यादा फिल होता है इसका मतलब ये उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस किए हुए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे हिस्ट्री में अपने बारे में बायो में लिखते हो कुछ कि आपकी बायो क्या है, आपने अपने बारे में लिखना होता है कि आपकी क्या बायो है। तो इन शॉर्ट गिटहब और गिट का फ़ायदा ये होता है अपने कोड को एक दूसरे को दिखा सकते हो, कोड को खाली कोड, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे, हमने एक नई विजिट सीखनी है जिसका नाम है रिच टेक्स्ट विजिट है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसका कोड गिटहब पे अपलोड करूँगा, ठीक है। गिटहब पे अपलोड करके मैं आप सबको इनवाइट करूँगा, उसके ऊपर ऐड करूँगा, फिर उसको मैं क्लाइंट को दिखाने के लिए उसको लाइव करूँगा वेबसाइट पे, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे बंदे को दिखा सकते हैं और किस तरह से हम अपने दूसरे बंदे को कोड भी दिखा सकते हैं, दोनों चीज़ें किस तरह से दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं ये भाई ने, मैंने ये भी डेवलपर है, मैंने इससे हेल्प आउट लेनी है, तो मैं इसको अपना कोड शेयर करूँगा और ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब मैंने इस क्लाइंट को आउटपुट दिखानी है और इस भाई को कोड देना है, क्योंकि क्लाइंट को कोड से तो कोई मकसद नहीं है, कोड देख के वो समझेगा नहीं, उसको तो इन शॉर्ट एंड चीज़ चाहिए जो चलती हो, और हमें इसको दिखानी है क्या कहते हैं अपना कोड, ठीक है। तो हम ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हमने रन किया था, तो वो रन होने के बाद गया कहाँ पे, हमें ढूंढना है उसे, कहाँ गया, ओए कहाँ गया वो, ये रहा, ओ ये, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने रन किया। अब सबसे पहले हमने कल देखा एक ईमेल लगाना, ये टेक्स्ट फील्ड लगाना, जो छोटा सा काम था, लेकिन अब इसी के नीचे मैं एक विजेट लगाता हूँ जिसका नाम है रिच टेक्स्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ माई रिच टेक्स्ट स्क्रीन डॉट, ठीक है। उसके बाद आके यहाँ पे क्या करता हूँ अपना काम शुरू, यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ इंपोर्ट मटेरियल डॉट, ठीक है, स्टेटलेस विजिट, ठीक है। उसके बाद इसका नाम रख देता हूँ माई रिच टेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ स्कैफोल्ड, और यहाँ तक हमारा काम होगा। अब रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट कहता है कि ना आपने एक मुझे छोटी सी वेबसाइट देनी है जिस पे लिखा हो आई लव पाकिस्तान, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये है कि आई लव पाकिस्तान में ना आई का जो सा कलर है, मैं रिक्वायरमेंट लिखता हूँ। रिक्वायरमेंट क्लाइंट की ये है, मतलब वो आपको रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपने क्या लिखना है, आई लव पाकिस्तान एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये है कि जो सा आई है ना, आई जो सा है उसका जो कलर है ना वो होना चाहिए रेड, और जो सा है ना लव, इसका कलर होना चाहिए आपका ब्लू, ठीक है। और उसके बाद जो सा आपका पाकिस्तान है ना उसका कलर होना चाहिए आपका लेट्स से ग्रीन एग्जाम्पल, ठीक है। आपने सिर्फ ये चीज़ बना ली। अब देखने में तो कितनी आसान है, आपने क्या करना है, इसको करना है, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ, आप हेल्प आउट करते रहो, ठीक है। समझ आ गई है ना, आई लव पाकिस्तान, जो आई का कलर रेड हो, इसका ब्लू हो, इसका ग्रीन हो, और क्या कहते हैं, और क्या कलर हो, ये सारे के सारे बोल्ड हो, ठीक है। और क्या हो, ये सारा का सारा बोल्ड हो टेक्स्ट, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो तकरीबन 100 तक हो, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आपको मिल गई। अब मैं आता हूँ इधर आके बॉडी लेता हूँ, क्या करूँ मैं, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इधर आता हूँ, टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट में लिख देता हूँ आई लव पाकिस्तान, ठीक है। आपने
ओके मतलब आई पाला पाकिस्तान हटा दूँ, सही जा रही? रो में इसको बोलेंगे ना। अब रुको भाई पहले उनको वही ना, पहले आप ये तो बताए ना कि आपने आई लव पाकिस्तान किस पे लिखना है। ऐसे ही साथ ही आई लव पाकिस्तान साथ एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल रो में लेंगे है ना, यही हम सोचते हैं रो में लेंगे। ये इधर आना बनते हैं, ठीक है। इसको मैं कलर देता हूँ, कलर डॉट रेड, और इसके बाद फॉन्ट साइज इसको देता हूँ ओके, एक मिनट, फॉन्ट साइज इसको कर देता हूँ 100, ठीक है। सेव करता हूँ। ये मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, मैं मेन में जाता हूँ, मेन में यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आके इसको कमेंट करता हूँ होम, और यहाँ पे लिख देता हूँ माई रिच टेक्स्ट स्क्रीन, सेव करता हूँ। देखता हूँ क्या मुझे आई नज़र आता है रेड कलर में, फॉन्ट साइज 100 का आई आ गया, ठीक है। ये रहा भाई, ओके शायद वो है भाई, ठीक है। अब मैं वो आई नज़र आ गया, अब मैं इसके आगे लव लिखना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्या करूँ? हाँ बताइए भाई। रो में से एक ऐसे रो कहाँ लिख, इसके आगे रो लिख दूँ? इसके आगे इसको रो में लिखना रो में कैसे लूँ? हाँ बिल्कुल, हम टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को रैप कर लेंगे, किस में, रो में, मतलब हम इसको रो में रैप कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, हम क्या करेंगे, पूरी टेक्स्ट विजेट को यहाँ से कट करेंगे, पहले यहाँ पे रो लिखेंगे, रो लिखने के बाद चिल्ड्रन लिखेंगे, फिर उसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सही है। मैं क्या करता हूँ, उसको फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ, फॉन्ट वेट, और इसको मैंने करना है बोल्ड, ओके। अब मैंने आई लिख लिया, अब मैं सेम टू सेम क्या करता हूँ, कॉपी, इसी के नीचे पेस्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ लव, और इसका कलर था कौन सा, आई थिंक ब्लू, और इसका सेम टू सेम सेव करता हूँ, चेक करता हूँ जाके क्या ये आता है कि नहीं, तो ये आ रहा है आई लव, ओके सही जा रहा है। अब आखिरी काम करना है, हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पाकिस्तान, और इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है, और सेव करता हूँ, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। अब हमें तो लग रहा है हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया, क्लाइंट हैप्पी हो गया, और ये सारा का सारा हो गया। बट अभी देखो हमारे पास इशू ये था, हमें 3 कलर्स करने थे, तो हमें देखो एक रो बनाई, हर टेक्स्ट लिखा, फिर 3 दफ़ा ये काम किया। हमारे पास फ्लटर में एक विजिट है जो ये सारा काम कर सकती है, ठीक है। अब यही काम हम उस विजिट से करके देखते हैं वो कैसे होता है, उसका नाम है रिच टेक्स्ट। मैं यही कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक, इसी कोड को, और यहाँ पे आके रिच टेक्स्ट विजिट यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ रिच टेक्स्ट, ठीक है। रिच टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट दे सकते हैं, मतलब टेक्स्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहले इसकी टाइप को देखते हैं। रिच टेक्स्ट को चाहिए एक टेक्स्ट स्पैन, मतलब जब आप रिच टेक्स्ट लिखोगे आपको एक टेक्स्ट स्पैन देना होगा। टेक्स्ट स्पैन के अंदर होंगे चिल्ड्रन, इसके चिल्ड्रन होंगे, और यहाँ पे आप मल्टीपल टेक्स्ट स्पैन ले सकते हो जितने चाहे आपको चाहिए, मतलब यहाँ पे हर टेक्स्ट स्पैन ले सकते हो, हर टेक्स्ट स्पैन के अंदर एक उसका टेक्स्ट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, रिच टेक्स्ट के अंदर पहली चीज़ हमने देखी रिच टेक्स्ट, फिर उसके अंदर हम इसके अंदर ले सकते हैं टेक्स्ट स्पैन, और उसके चिल्ड्रन के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट स्पैन ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, और इसके अंदर इसको स्टाइल दे सकता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और सेम टू सेम जो स्टाइलिंग हमने इसको दी है ये वाली, हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट, और सेम टू सेम मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट स्पैन मैंने लिखा है इसी को कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, इसको कर देता हूँ लव, और जाके दो चेक करते हैं कि हम क्या कुछ कर भी पाए कि नहीं। सेव करते हैं। वही चीज़ जो हमने क्या कहते हैं, आ रहा हूँ जो वही चीज़ जो हमने उसके थ्रू की है वो हमने यहाँ पे कर लिया इसको पाकिस्तान, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं लेट्स से ग्रीन। अब देखो हमने क्या किया, एक ही विजिट के अंदर रहते हुए कोई रो कॉलम यूज़ किए बगैर वही चीज़ बना ली। क्या होगी
साइजिंग साइज बुक्स वगैरह तो फिर आप ये करो, इस टेक्स्ट से पहले एक स्पेस ऐड कर दो, ये सेव एज। नहीं, इसमें ये बनाई ही टेक्स्ट के लिए गई है, ये बनाई गई है। समटाइम हम देखते हैं ना, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ चीज़ें बोल्ड हुई होती हैं, कुछ चीज़ें इटैलिक हुई होती हैं, कुछ चीज़ें। अब आप इतनी बड़ी रो कलम के साथ तो नहीं खेलोगे, आप इतने बड़े टेक्स्ट के अंदर इस विजेट को यूज़ करके टेक्स्ट के मल्टीपल पार्ट्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम रो कलम से भी कर सकते थे, और वो बट हमने एक समझो 3 टेक्स्ट विजेट अलग अलग ली, एक रो लिया, एक जुगाड़ लगाया। बस स्पेशली फ्लटर ने इसके लिए एक विजेट बनाई कि अगर आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफिक पार्ट को भी कोई कलर वगैरह कुछ करना, आप टेक्स्ट पैड यूज़ करो। हाँ, तो देखो ये चीज़ आप उधर करने जाते ना, आपको लग पता जाता। अब इधर भी आप एक ही विजेट में रह के सारा का सारा काम कर सकते हो। अब मैं आता हूँ इन सबको अलग करने। मैं ये वाला जो सा टेक्स्ट पैन है इसको कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। अब पहले को मैं लव का एल दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही चिल्ड्रन के अंदर सारे स्पैन में आ रहे हैं। ठीक है, मैं पहले वाले को एल दे देता हूँ और यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, और दूसरे वाले को मैं ओ कर देता हूँ और इसको कलर देता हूँ मैं लेट्स से रेड, और इसके बाद मैं इधर एक और पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ वी। ठीक है, और इसको मैं कलर देता हूँ लेट्स से पिंक। पिंक। ठीक है, इसी तरह से मैं इसके बाद एक और पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ई, और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से ब्लू। चलो सेव करता हूँ। अब मैंने हर करेक्टर का लव का एक स्पेलिंग जो सब चेंज कर दिया। अब यही काम आप रो कलम से करने बैठते तो वहाँ पे कितनी एफर्ट ज़्यादा रहती। ये आपको विजिट ने एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी दी, आप इसको यूज़ करो। ठीक है, तो ये विजिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक बड़े पैराग्राफ के अंदर किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को, पार्ट को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देनी है तो आप टेक्स्ट पैन का यूज़ कर लो। टेक्स्ट पैन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह का स्टाइलिंग दे सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को पकड़ के उसको अलग से प्रॉपर्टीज दे सकते हो। ओके, तो अब इसको और एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस विजिट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। रिच टेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो रिच टेक्स्ट फ्लटर। अब यहाँ पे आते हैं, हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ मिलती है। हम पहली कोई वेबसाइट पे जाते हैं, मीडियम बोरी बड़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे देखो वो आपको आउटपुट्स दिखाएगा, वो कहेगा कि देखो आपने लेट से लिखना है ये जैसे अब ये लिखा है एंड पे, यहाँ पे लिखा है डू नॉट हैव यू एन अकाउंट। मतलब आप क्या करते हो, एक रो लोगे, इधर रो के अंदर पहला टेक्स्ट लोगे, फिर दूसरा टेक्स्ट लोगे, फिर क्या होगा, दूसरे को ब्लू कलर अलग से दोगे, फिर उसको अलग कलर दोगे। तो वो कह रहा है आप यही चीज़ टेक्स्ट ये रिच टेक्स्ट से भी कर सकते हो। अब आपको दिखा रहा है कि आप यही चीज़ एक सिंगल लाइन से भी कर सकते हो। तो कहता है आप क्या करोगे, रिच टेक्स्ट लो, उसके टेक्स्ट के अंदर आप इतना लिख लो, उसके बाद उसके दूसरे के अंदर साइन अप लिख लो, और उसके बाद उसको कलर अपनी अलग से मर्जी से दो, और आप यही काम इस रिच टेक्स्ट की मदद से कर पा रहे हैं। पहले क्या होता कि अगर हम इसको यूज़ करते हम रो कलम का सहारा लेते, रो का स्पेशली, फिर जाके उसको स्टाइल वगैरह करते अलग अलग। तो ये रिच टेक्स्ट ने हमारे लिए फैसिलिटी कर दी कि हम इसको अलग से काम कर सकें। यही चीज़ वेब के अंदर है स्पैन के नाम से, स्पैन इनका कोई टैग होता है, वो भी यही काम करता है कि आपको अगर मतलब आपने बीच में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को अलग से प्रॉपर्टीज़ देनी है तो आप स्पैन का टैग वगैरह यूज़ करो, आपका वही काम होता है। तो यही चीज़ फ्लटर के अंदर उन्होंने बना दी एज अ इस विजिट के थ्रू, रिच टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट हमारा इससे फ़ायदा ही हुआ, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। हमें इससे फ़ायदा ही हुआ कि हमारी मतलब कोड थोड़ा बच गए। हमें एक ही विजिट में रहते हुए हम एक ही पैराग्राफ को मल्टीपल स्टाइलिंग दे सकते हैं, वरना एक टेक्स्ट विजिट को एक टाइम पे एक स्टाइलिंग लगती है। अब हम एक ही विजिट में रहते हुए मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने मान लो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, क्लाइंट बड़ा हैप्पी हो गया, कहता है यार ठीक है। अब आप क्लाइंट को क्या करोगे, पिक्चर भेजोगे इसकी, क्लाइंट को इसकी पिक्चर भेजोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे। क्लाइंट कहता है भाई मुझे इसका स्क्रीनशॉट नहीं देगा, मुझे मैंने मोबाइल पे चलाना, मैं आईफोन 11 रखता हूँ, मैं आईफोन 15 रखता हूँ, मैंने अपने आईफोन 15 पर टेस्ट कर। ठीक है, अब आप फंस गए। अब आप क्लाइंट को कैसे दिखाओगे? एक रिक्वायरमेंट तो ये है, मैंने क्लाइंट को भी दिखाना है उसके मोबाइल। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपने दोस्त को भी ये कोड भेजना है, चेक करें मैंने कोड कैसा किया। अब हो सकता है मैंने रो कलम यूज़ किया होता, मेरा दोस्त मुझे बताता नहीं भाई रिच टेक्स्ट यूज़ करो, अच्छी प्रैक्टिस है, आप कोड ये यूज़ करो। अब दो काम है, मैंने एक कोड को अपलोड करना है, कोड उसको दिखाना है,
दूसरा काम है मैंने अपने क्लाइंट को दिखाना है कि ये काम मैंने कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे अपने कोड को गिटहब पे अपलोड करना होगा ताकि मैं अपने फ्रेंड को कोड दिखाऊँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ गिटहब के ऊपर जो मेरी गिटहब है। मैं आया अपनी गिटहब के ऊपर, यहाँ पे github.com ऊपर, इस पर अकाउंट बना चुका हूँ। आप सब ने भी अपना अकाउंट बना लेना। फिर आपने जाना है रैपो के ऊपर, रैपो पे जाओ या यहाँ पे भी न्यू का बटन लिखा होता है ये। ठीक है, यहाँ पे नहीं क्लिक करना तो आप यहीं से रैपो पे चले जाओ, रैपो पे जाके न्यू कर लो, काम बात एक ही है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑप्शन आ गई न्यू। ठीक है, इस न्यू पे क्लिक किया, अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा। मैंने कहा मेरे प्रोजेक्ट का नेम है लेट्स से रिच टेक्स्ट विजेट। ठीक है, मैंने रिच टेक्स्ट की विजेट बनाई है, मैंने इसका नाम रख दिया। ओके, उसके बाद मैंने डिसाइड करना है पब्लिक रखना है कि प्राइवेट रखना है। पब्लिक का मतलब है कि किसी जिसको लिंक पे जो देख सके, और प्राइवेट का मतलब है जिसको इनवाइट करूँ वो देख सके। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे कोई खौफ नहीं। मैंने कौन सा इसके अंदर कोई वो बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट लिख दिया है कि वो किसी प्राइवेट भी मैंने वैसे किया था। अभी मैं इसे पब्लिक करता हूँ ताकि सबको एक्सेस करें। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको करता हूँ पब्लिक ही। मैं इसको पब्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको करता हूँ क्रिएट रैपो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक रैपो बनाई है अपनी गिटहब के ऊपर रह के। क्या नाम से बनाई है? रिच टेक्स्ट विजेट के नाम से, जो भी के लिए खाली पड़ी है। ठीक है, जो भी के लिए खाली पड़ी है। फिर मैंने क्या करना है, सेकंड स्टेप ये था। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अपने इसके ऊपर ये क्या था VS कोड के ऊपर, और यहाँ पे मेरे अकाउंट की सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे मेरी ये गिटहब लगी हुई है। ठीक है, उस दिन हमने नई गिटहब बनाई थी 786, तो ये गिटहब लगी हुई है। ठीक है, तो अब मेरी मर्ज़ी है, मैंने दूसरी गिटहब पे करना है, इस गिटहब पे करना है। रैपो मैंने बनाई है इस गिटहब के ऊपर जिसका यूज़र नेम है ये अरहम सर्वर 786, और ये वाले का यूज़र नेम क्या है, अरहम सर्वर 786। ये चेंज है। आपको वो वाली गिटहब को लॉगिन करना है जिस गिटहब पे आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ साइन आउट, कि मुझे ये वाली गिटहब नहीं चाहिए जो इस पे लगी हुई है। साइन आउट, दोबारा इधर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ बैकअप एंड सिंक सेटिंग। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ साइन इन। ठीक है, अब वो पूछता है गिटहब, मैं कहता हूँ हाँ डेफिनेटली गिटहब। अब वो खुद ब खुद मुझे एक ब्राउज़र पे लेके जाता है कि गिटहब पे लॉगिन करो। यहाँ पे आके, ठीक है, आपने अपना ईमेल पासवर्ड कोई ना कोई डेफिनेटली सेट किया होगा, आप वो डालोगे। अब मुझे याद नहीं है कि ईमेल पासवर्ड ज़रा, तो मैं इधर लॉगिन किया, मैं इस लिंक को इधर पेस्ट कर लेता हूँ। वो इस तरह से आपसे जो आप लॉगिन पासवर्ड करोगे वो पूछेगा अलाउ करना चाहते हो, तो कहता हूँ हाँ अलाउ कर दो। अब ये क्या करेगा, सिंक करेगा, और यहाँ पे लिखा आएगा साइन आउट सक्सेसफुली। यहाँ पे आ गया अरहम सर्वर 786। ठीक है, अब मैंने अपनी सही गिटहब जो मुझे चाहिए थी मैंने वो लॉगिन कर ली। ओके, अब मैं आता हूँ अपनी गिटहब के ऊपर। यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने किस तरह से अपने कोड को अपलोड करना है। पहला स्टेप है कि आपने ये कमांड चलानी है git init, पहली कमांड। ठीक है, अब पहली कमांड है git init, आपने ये वाली कमांड चलानी है। मैं अपनी गिटहब पे आऊँगा, अपने कोड पे आऊँगा, कोड पे आके मेक श्योर ये करना है मेरा सही अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। अगर अकाउंट लॉगिन नहीं है सही तो फिर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ऊपर क्लिक करना है टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आके टर्मिनल पे आके मैं अपनी पहली कमांड चला दूँ, पेस्ट कर दूँगा git init। ओके, git init को मैं करूँगा एंटर, और गिट जो सी इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर मैं अपनी सेकंड कमांड को कॉपी करूँगा सिर्फ ऐड तक। मैं पूरी की पूरी कमांड कॉपी नहीं करूँगा, सिर्फ इधर कॉपी पेस्ट पे हमने सेकंड लाइन को गौर पे रखना है। हमने यहाँ पे सिर्फ कॉपी करना है गिट ऐड तक। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करना और एंड पे डॉट डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कहीं पे नहीं यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ, तो ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, तो हमें याद रखनी है। गिट ऐड डॉट का मतलब होता है कि आपने जितना काम किया सारा अपलोड करना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ मुझे सारा अपलोड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिट ऐड डॉट, तो मैंने गिट ऐड डॉट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी थर्ड लाइन को कॉपी करना है जो गिट कमिट है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ठीक है, मेक श्योर ये करना है यहाँ इस स्ट्रिंग के अंदर आपने अपना मैसेज लिखना है जो आपने काम किया। जैसे मैंने क्या किया, आई एडिड रिक्वायरमेंट्स लेट्स से अकॉर्डिंग क्लाइंट, जो भी आपकी मैसेज आपने लिखना है, आपने जो भी किया आपने करके एंटर कर देना।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ये वाली लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपनी ये वाली लाइन को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और फाइनली आपने ये वाली लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सॉरी, ये वाली लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब दोबारा मुझसे अलाउ मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, वो दोबारा से मुझसे पासवर्ड ईमेल मांग रहा है, वो थोड़ा सा सिक्योर है तो कंफर्मेशन कर रहा है। मैं उसको अलाउ करता हूँ, दोबारा अलाउ करता हूँ। अब क्या करेगा, ये आपके कोड को उस पर रख देगा। अब इशू ये है कि मैंने पहले भी ये किसी गिट के ऊपर रखा हुआ। आप जब इसको यूज़ करोगे, आप फर्स्ट टाइम अपना कोड अपलोड कर रहे हो तो आपको इशू नहीं आएगा। मैं ज़रा कुछ स्टेप्स इधर फॉलो कर लूँ। मुझे दोबारा कमांड चलानी होंगी, गिट इनिट, गिट ऐड डॉट, गिट कमिट -m, उसके बाद गिट रिमोट, उसके बाद दोबारा थी एक और गिट ओरिजिन, और फाइनली गिट पुश। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो आ रहा है कि मेरा सारा का सारा कोड पुश हो रहा है। ठीक है, अब मेरा सारा का सारा कोड पुश हो गया। अब मैं अपनी गिटहब पे जाता हूँ, यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ और जाके देखता हूँ कि मेरा सारा का सारा कोड जो मैंने अभी भी ऐड किया रिच टेक्स्ट विजेट के अंदर, वो ऐड हो गया। मैंने एक मैसेज लिखा था, आई एडिड रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग क्लाइंट, वो भी आ गया। अब मैं यहाँ पे देखो लिब के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे भी अपना सारा कोड देख सकता हूँ। मैंने न्यू कंपोनेंट क्या करना, कौन सा कौन सा वाला, एक ही फाइल भेजनी, मतलब सारी ना भेजनी, तो फिर आपको गिट ऐड की जगह फाइल नेम देना होगा, गिट ऐड और फाइल नेम का नेम, फिर बाकी नहीं जाएंगे, डॉट नहीं लगा। तो अगर हम एक ही प्रोजेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट यानी कि एक फाइल होती है ना, वो सेव करेगी, एक ही फाइल उसको जाए, तो हम उस फाइल का नाम खाली, हम फिर गिट ऐड फाइल का नेम, बस फिर हमारी एक ही फाइल सिर्फ जाएगी, गिट ऐड डॉट नहीं जाएगा। गिट ऐड डॉट का मतलब होता है पूरा प्रोजेक्ट। तो हमने तो इंपोर्ट भी किया हुआ था साथ में तो मेन को भी फिर अलग से ऐड करना पड़ेगा। अगर आप भेजोगे फिर आपको दो फाइलें भेजनी होंगी, गिट मेन की फाइल भेजनी होगी और वो वाली फाइल भेजनी होगी जो वो उस पाथ पे पड़ी है। उस पाथ का मतलब है आपको पूरा पाथ देना होगा, आपको न्यू कंपोनेंट का पाथ, लिब का न्यू कंपोनेंट और उस फाइल का पाथ। ठीक है, इन शॉर्ट आपका कोड जो उनसे सारा इधर आ गया। अब मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैंने अपने दोस्त को कोड भेजना था, ठीक है भाई मैं कोड भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लिंक को कॉपी करूँगा ऊपर से। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करके मैं क्या करूँगा, इसको भेज दूँगा। या फिर आप यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हो, ये कोड को क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, या ये ऊपर से कॉपी करो। ये करने के बाद आप क्या करोगे, अपने जो भी फ्रेंड है उसको आप इस तरह से कोड को शेयर कर दोगे, भाई ये मेरा कोड बुक है। अब हर कोई बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, इस कोड को कोई भी बंदा इसको कोड को देख के देख सकता है, अच्छा ये अरहम ने कोड अपलोड किया दूसरा इसका लिब का कोड ये है, वो सारा का सारा कोड देख सकता है। अभी भी हमने क्लाइंट को नहीं दिखाया, क्लाइंट को नहीं देखा। अब मैंने लेट से कोड इस भाई को दे दिया, भाई ने कोड चेक किया, उसने कहा ठीक है भाई तुमने काम अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, अब इसको भी अपनी मशीन पे इसको रन ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं हम क्लाइंट को फाइनली चीज़ दिखाएं जो हमने बनाई है। जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं हम चाहते हैं हम क्लाइंट्स को दिखाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसके लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा खपने वाला चीज़ है। ओके ओके, आइए समझ यहाँ तक कि आइए समझ, कोई इशू एनीथिंग, मैं पूछूँ फिर मैं पूछता हूँ ना फिर। ठीक है, आपने अपडेट कर दिया, भाई ने कहा कि भाई ठीक है तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, वेल डन, बहुत अच्छा तुमने काम किया, बस इशू ये है तुमने ये एक्स्ट्रा कोड हटाया क्यों। ठीक है, भाई ने कहा कि आपने एक्स्ट्रा कोड हटाया क्यों नहीं। ऐसा करो, तुम लेटेस्ट कोड पुश करो जिसमें ये कोड हटा के भेजो। कैसे करूँगा, गिट पुश चेन आपने कौन सी कमांड थी, गिट पुश पर ये क्या है, ऑर्डर तो सही बताओ, तुम तो आखिरी कमांड सबसे पहले बता रहे हो। याद है ना आपको। तो आपने क्या करना है, गिट ऐड डॉट, हाँ बिल्कुल, आपने क्या करना है, दोबारा टर्मिनल खोलना है। ठीक है, अब भाई ने क्या किया, इसमें कोई नई चेंज अपलोड करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आना है, आपने करना है गिट ऐड डॉट, जो कमांड आपकी थी, गिट तो कर
हाँ फिर डिलीट तो कर लो भाई, चेंज होगा तो कुछ होगा। हाँ मैंने क्या किया, ये सारा का सारा जो कोड था मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन सी बनी आ गई है, इसका मतलब ये यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये 1 लिखा आ गया, 1 का मतलब एक चेंज हुआ, ठीक है। आपने कोड को सेव कर लिया, ओके हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसको रिफैक्टर करता हूँ, राइट क्लिक या चलो अभी भेजता हूँ, गिट ऐड डॉट किया, एक कमांड चला दी। दूसरी कमांड है गिट कमिट -m, जो आपने उधर थर्ड कमांड चलाई थी वो वाली कमांड थी, गिट कमिट -m। और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आपने लिखना किया क्या, आप कह देते हो कि ना कोड रिमूव, ऐसे कर दो, आपने कुछ भी लिख दिया मैसेज, ठीक है। और फाइनल कमांड है गिट पुश, ठीक है। ये 3 कमांड्स है, ये मैंने आपको कही थी, मैं आपको दोबारा बताया तो आपने ये 3 कमांड चलानी, आपका कोड जो सा वो लेटेस्ट वाला पुश होगा, जो पहले वाला होगा, वो पहले के ऊपर जो लेटेस्ट वाला वो आ गया। तो अगर पहले वाला दोबारा चाहिए होगा हमारी हिस्ट्री मैनेज हो रही है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। अब मैं जाता हूँ इधर, रिफ्रेश करता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो ये अभी रिसेंटली एक मैसेज आया है कोड रिमूव का, जो मैंने मैसेज लिखा था, और वो रिसेंटली नाउ अपडेट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिब में जाता हूँ, लिब में जाने के बाद मैं अपने ये न्यू कंपोनेंट्स में जाता हूँ। यहाँ पे अभी हमने एक फाइल बनाई थी टेक्स्ट विजिट, इसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने कोड था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब भाई ने कोड देखा, वो कहता है भाई ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स तो हटा दो, ठीक है। दूसरी बात ये कि इधर एक लाइन क्यों एक्स्ट्रा आ रही है, वो इस तरह से आपको कुछ इश्यूज बता देता है। अब आप क्या करोगे, ओहो मुझे वापस करना पड़ेगा, वापस आओगे कोड पे, आप क्या करोगे, अब आप पूरी तैयारी से आओगे, आप क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट हटा दोगे, ठीक है। आप यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हटा दोगे। ये करने के बाद आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा काम क्या कर लोगे, कोड को रिफैक्टर कर लो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो। अब देखो सारा का सारा कोड थोड़ा क्लीन हो गया, थोड़ा क्लीन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आप सेव करोगे, आप कहते हो ठीक है अब ये मेरी कोई गलती नहीं निकाल पाएगा। आप न्यू करते हो, टर्मिनल खोलते हो, दोबारा से गिट ऐड डॉट चलाते हो, गिट कमिट -m, और यहाँ पे लिखते हो कि ना आपने क्या काम किया, आपने क्या किया, रिफैक्टर किया आपने कोड को अपने, ठीक है। और आपने एंड पे लिख दिया गिट पुश, ठीक है। आपने 3 कमांड चलाई, आपका लेटेस्ट कोड जो सा पुश हो गया। अब मैं जाता हूँ दोबारा अपनी कोड के ऊपर, ठीक है। अपने कोड के ऊपर वापस आता हूँ, सॉरी मेरी रैपो किधर गई, बिल्कुल ही बाहर आ गया, रिच टेक्स्ट अभी अपडेट हुई है। अब यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मैंने अभी मुझे चेंज हुआ है रिफैक्टर कोड का नाउ। अब मैं इस फाइल के अंदर इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे बताएगा आपका जो पुराना कोड था, लाल वाला का मतलब है पहले वाला, ग्रीन का मतलब है अब वाला। पहले इस तरह से था, उसने फिर फॉर्मेट किया तो अब इस तरह हो गया, पहले नीचे ये लिखा था अब वो हट गया, ठीक है। मतलब आपको अपने पुराने कोड की ट्रैक भी हो रहा है, नए कोड का ट्रैक भी हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह से भाई मैंने तो उसको अपना कोड दिखा के अपना कोड क्लीन करवा लिया, ओके हो गया। अब मैंने इस क्लाइंट को शेयर करना है, क्लाइंट है भाईजान तैयब भाई। अब क्लाइंट को शेयर करने के लिए थोड़ा सा हमें खपना पड़ेगा, वो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं चीज़। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ होनी चाहिए, हमने क्लाइंट को दिखानी कैसे। क्लाइंट कहता है मैंने iPhone 15 पे देखना, तो iPhone 15 पे वो सिर्फ आई लव पाकिस्तान के लिए प्ले स्टोर से ऐप तो नहीं डाउनलोड करेगा उसने ये चीज़ देखनी है। अब वो ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड तो नहीं करेगा स्पेशली, या उसके पास प्ले स्टोर तो है नहीं, तो वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड तो नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, इसको एज अ वेबसाइट दिखा देंगे, हम उसको एक वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय कर लेंगे और उस वेबसाइट का लिंक इसको देंगे, वो वेबसाइट को देख लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा काम है, हमने क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल पे कमांड लिखनी है फ्लटर बिल्ड एपीके तब लिखोगे जब आपको मोबाइल ऐप चाहिए। आपको अगर वेब चाहिए तो आप लिख दोगे फ्लटर बिल्ड वेब, ठीक है। ये क्या करेगी, आपके प्रोजेक्ट का एक बंडल बना लेगी वेब का, ठीक है। अब इधर मैं सिर्फ लिखता हूँ फ्लटर बिल्ड वेब, जो मैंने काम करना था, ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इधर क्या लिखा है, मैंने कहा फ्लटर बिल्ड वेब, जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो वेब का फोल्डर है वो मैं क्या कहता हूँ सिर्फ उधर बिल्ड बना रहा हूँ इसकी, एक समझो। मतलब हमारा प्रोजेक्ट जब चल जाता है उसकी एक बिल्ड बनती है। बिल्ड मतलब वो चीज़ होती है जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, बिल्ड, ठीक है। तो हम इसकी एक बिल्ड बना रहे हैं। अब थोड़ा सा वेट करेंगे ये बिल्ड बनने का, अब ये बिल्ड बना रहा।
और रिफैक्टर कोड गया हुआ है। जो चेंजेस हम करेंगे वो दिखाएगा। अगर वो रिफैक्टर कोड नहीं करेंगे तो फिर नहीं नजर आएगा क्या कि क्या चेंजिंग की हमने कोड। अगर आप पुश नहीं करोगे तो नज़र नहीं आएगा। नहीं, जैसे हमने पहले किया तो कमेंट लिखा है। पहले हमने रिमूव किए थे एक्स्ट्रा कोड, तब वो चीज़ नहीं आई। जब हमने उसका वो चेंज किया, रिक्वायरमेंट्स चेंज किए, तब उसने साथ ही डेडलाइन दी। इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट कोड जो 1980 तक पहुंच गया जो रिफैक्टर था। पिछली हमारी हिस्ट्री बनी हुई है, हिस्ट्री बनी है तो रेड कोड नज़र आ रहा है ना। आप किसी भी पॉइंट पे रिवर्ट कर सकते हो कोड को। अभी हम रिवर्ट को आगे सीखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जंप कर सकते हो। मतलब आपकी हिस्ट्री बन चुकी है तीनों दफ़ा की, जो जो आपने पुश किया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गई है। पता कैसे चला, यहाँ पे लिखा 46 सेकंड में कंप्लीट हुई है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। हमने ये चीज़ देखी थी, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर होता है बिल्ड का। हमने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया था। ये जो बिल्ड का फ़ोल्डर होता है ना, इसमें हमारी सारी एपी के वेब की फ़ोल्डर होते हैं। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना है वेब का, ये अभी बना है जब हमने ये कमांड चलाई है। एक्चुअली ये वो फ़ोल्डर है जिस पे हमारी वेबसाइट डिप्लॉय होनी है। ये फ़ोल्डर हमने कहीं ना कहीं होस्ट करना है, जिसको ये हमारा फ़ोल्डर मिल गया वो हमारी वेबसाइट लाइव देख सकता है। ठीक है, ये वेब का फोल्डर, इसमें एक फ़ाइल होगी index.html की। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे एक चेंज करना है, यहाँ पे लिखा होगा बेस, ये href अंडरस्कोर, ये शुरू में हमने क्या करना है, इससे पहले सिर्फ डॉट को ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली क्या होता है, इसकी वजह से हमारा काम रह जाता है। तो ये सिर्फ हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। हमें बिल्ड के फोल्डर में आना है, बिल्ड में आके वेब के फोल्डर में आना है, क्योंकि हमने वेब को करना है डिप्लॉय। उसके अंदर एक index.html होगी, वहाँ पे आके बेस का टैग होगा, इस पे आना है। इससे पहले डॉट ऐड करना है। बस इतना हमारा इम्पोर्टेंट काम था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हो गया, ओके हो गया। कुछ भी नहीं किया, मैंने एक बिल्ड बनाई है वेब की। कैसे बनाई है, फ्लटर बिल्ड वेब से। उसके बाद मैं अपने बिल्ड के फोल्डर में गया, वेब के फोल्डर में गया, index.html में बेस के टैग में डॉट ऐड कर दिया, और मैं कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास गिटहब के ऊपर कोड पड़ा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोड जो सा वेब का कोड है, जो बिल्ड का कोड है, वो लेट्स से तैयब भाई को मैंने शेयर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई रेपो बनानी पड़ेगी जिस पे खाली वेब का कोड रखना होगा। ठीक है, और वेब के कोड में हमारी पूरे का पूरा बंडल पड़ा हो। ठीक है, अपने क्लाइंट को कोड भी नहीं दिखा सकते। अब कोड क्लाइंट को कोड नहीं दिखाएंगे, क्लाइंट ने आपको अभी तक पैसे नहीं दिए। क्लाइंट ने कहा कि सिर्फ मुझे आप मुझे काम दिखाओ कि आपने किया क्या। और अब जब ये क्लाइंट मुझे दिखाएगा कि ठीक है हमने उसका काम कर लिया, हम उसे अपनी पूरी रेपो का लिंक दे देंगे। और जब तक वो हमें पैसे रिलीज़ नहीं करता है, जब तक वो हमारा काम नहीं करता, और क्लाइंट को कोड से मतलब भी नहीं है, तो हम उसको कोड फजूल में देंगे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से रेपो बनाएंगे, स्पेशल रेपो, जिसमें सिर्फ हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, हम एक नई रेपो बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं क्लाइंट लेट्स से डेमो, एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइंट का डेमो है ये। और उसके बाद मैं इसको पब्लिक रखूँगा। मेक श्योर ये पब्लिक ज़रूरी है जो हम ये करने जा रहे हैं। इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये हमारा जो सा रेपो बन गई ये वाली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पे वो वाला कोड अपलोड करना है जो हमारा बिल्ड का फोल्डर का है, खाली वेब का फोल्डर का। अब यहाँ पे करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कमांड्स के थ्रू अपलोड कर दूँ, और आई थिंक वही कर लेता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैं बिल्ड के ऊपर, अब मैं बिल्ड को राइट क्लिक करता हूँ इसके अंदर इसके वेब के फोल्डर के अंदर। इसको मैं एक मिनट राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, रिवील इन फाइंडर के ऊपर, मतलब कि कहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर फ्लटर 1 एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक बिल्ड का फोल्डर है, इसमें एक वेब का फोल्डर है, ये हमारा कोड पड़ा है। ठीक है, अगर आपने आइकन चेंज करना है तो आप आइकन भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का आइकन रख दो, बस मेक श्योर नाम सेम टू सेम हो। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये वो कोड है जो हमने उधर पुश करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ना इस स्पेसिफिक फोल्डर को ओपन करता हूँ VS कोड के ऊपर। वो कैसे कर मतलब आपका आइकन, आपको ऊपर ही आइकन आ रहा होता है एक, यहाँ पे ना ये ऊपर ये आइकन आ रहा होता है, छोटा सा F का आइकन। यहाँ पे नेम भी चेंज कर हाँ, ये नेम वगैरह भी अंदर से हो जाता है, टाइटल। तो आप ये चाहते हो ये आइकन भी साथ में चेंज कर लो, तो आपको अभी आप इसके यहाँ से आइकन को चेंज कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे अभी अपने फाइनल जो मैंने आई लव पाकिस्तान बनाया है इसको मैं लाइव करूँ।
अब ये वो कोड है जिसको हमने अपनी नई रेपो पे पुश करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे VS कोड ओपन करता हूँ। अब इसको VS कोड में खोलने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास वो होगी क्या कहते हैं विंडोज़, तो विंडोज़ के अंदर ऊपर आप लिखोगे कोड डॉट वो CMD लिखोगे तो वहाँ पे खुलेगा इस तरह से पेज, ये ब्लैक कलर का आपका CMD। जब आपका विंडोज़ देखोगे ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप खोल सकते हो। आपके वहाँ पे जब जहाँ पे पाथ आ रहा होता है कि आप डेस्कटॉप के अंदर स्लैश इस प्रोजेक्ट में हो, वहाँ पे आप लिखोगे CMD, तो आपका इस तरह से खुल जाएगा, ये ब्लैक कलर का CMD खुल जाएगा। आपने यहाँ पे सिर्फ लिखना है कोड डॉट करना है, तो इसका मतलब ये आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हो, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो दूसरा तरीका ये, आप एक और काम ये कर सकते हो, आप यहाँ से VS कोड के ऊपर आओ, यहाँ पे VS कोड के ऊपर फाइल के ऊपर आओ, यहाँ पे एक होगा ऑप्शन न्यू विंडो को क्लिक करो और यहाँ पे आके आप उस पाथ को ओपन करो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ से आना है, इधर आके लिखना है ओपन फोल्डर पे आके आपने वहाँ का पाथ देना है जो आपके बिल्ड का पाथ है। मतलब हमने अभी यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ्लटर एप्लीकेशन 1 रखी हुई है, ये इसके अंदर क्या एक बिल्ड का फोल्डर है, उसके अंदर एक वेब का फोल्डर है, यहाँ तक का पाथ, ठीक है। आपने इसको अलग से VS कोड में खोल लेना जो हमें चाहिए था। अब क्या हुआ है, हमारा एक VS सिर्फ वो वाला फोल्डर इधर ओपन हुआ है और इसमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने वही काम करने हैं जो हम उधर करते हैं, हमने वही अपनी लाइंस ऑफ कोड को चलाना है, ये वाली git init add डॉट, हमने इधर आए यहाँ पे आके git add डॉट, फिर सेकंड लाइन कॉपी की git add डॉट, यहाँ पे आए, हमने सारी फाइल्स को मेक श्योर भेजना है, हमने यहाँ पे आके git add डॉट किया, उसके बाद हमने थर्ड लाइन ऑफ कोड कॉपी किया, ये वाली इसकी कमिट लिखा, यहाँ पे आके git कमिट चलाया, उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन है इधर आके ये चलाई, हम यहाँ पे आए इसको आके ये चलाई, उसके बाद हमने आके यहाँ पे ये चलाई, उसके बाद हमने आके यहाँ पे ये चलाई और फाइनल हमने कमांड चला दी ये वाली, और हमने फाइनल आके कमांड चलाई और हमारा कोड जो सा है फाइनली पुश हो गया। ठीक है, ये हमारा कोड यहाँ पे पुश हो गया। अब मैं इधर आता हूँ अपने इस रेपो के ऊपर, इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे सारा कोड आ गया और इस रेपो का नाम है क्लाइंट डेमो, जो हमने क्लाइंट को डेमो देना है। यहाँ पे एक बटन है सेटिंग का, सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होगी पेजेस की, इस पे जाएंगे पेजेस की, यहाँ पे जाने के बाद ऑप्शन होगी यहाँ पे नन की, यहाँ से नन पे आप मेन सेलेक्ट करो और सेव कर दो, दैट्स इट, इतना काम था हमारा। अब इसके ऊपर से 5 मिनट क्या 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के बाद हमारा कोड यहाँ पे लाइव हो चुका है। ओके, मतलब करना सिर्फ ये था, हमने अपना एक रेपो बनाई जिस पे सारा कोड रखा, फिर हमने अपनी बिल्ड बनाई प्रोजेक्ट की। हमने क्या किया, अपनी टर्मिनल पे आके लिखा फ्लटर बिल्ड वेब, ठीक है। वेब का फोल्डर एक बन गया बिल्ड के उसके अंदर, फोल्डर के अंदर हमने उस बिल्ड वाले फोल्डर को अलग से VS कोड में ओपन कर लिया। उसके बाद हमने एक नई रेपो बनाई जो हमने क्लाइंट को डेमो देना था, उस रेपो पे बना के हमने वही कमांड से उसके ऊपर कोड को पुश कर दिया। जब कोड पुश हो गया फिर हमने क्या किया, उसके सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके हम गए पेजेस के अंदर जाके हमने क्या किया, यहाँ से मेन सेलेक्ट किया और सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 मिनट वेट करेंगे, 2 मिनट जब तक ये यहाँ पे ये येलो डॉट आ रहा है, येलो डॉट का मतलब है ये डिप्लॉय हो रहा है आपका कोड। अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इधर जब तक ये सारे येलो डन नहीं हो जाते। इसको हम डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, ये सारे डन हो गए, ये देखो यहाँ पे ये सारा टिक आ गया। अब मैं दोबारा सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पेजेस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक लिंक आ गया, ये लिंक आप इसको विजिट करो तो आपकी जो सी वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी होगी। ठीक है, अब आप ये लिंक किसी को भी भेजो, आप इस लिंक को कॉपी करो, आप इस लिंक को क्या करो, क्लाइंट को भेज दो। अब सारे अपने मोबाइल पे इसे ओपन कर सकते हो, आप इसे ओपन करो, सारों को वही चीज़ नज़र आएगी जो हमने बनाई थी। मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ, मुझे लेट से लिंक आया, मैं आके इसे ओपन करता हूँ और इस लिंक को ओपन करता हूँ। अब क्या होगा, मैं एक एज अ क्लाइंट इस वेबसाइट को अपने मोबाइल के ऊपर चेक कर सकता हूँ। आएगा, इंटरनेट स्लो हो सकता है।
ठीक है, ठीक है। तो ये हमने मतलब अपना जो सा कोड है इसको लाइव कर लिया। हमने जो भी कोड अपना बनाया था उसको हम इस तरह से लाइव कर सकते हैं। जो क्लाइंट देख सकते, क्लाइंट अपने आईफोन पे हो, 15 पे हो, 11 पे हो, उसका कोड आ जाए। क्या हो वो आ गया उसको भी। इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। नहीं, इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। पेज एक दफ़ा रिफ्रेश। हाँ खुला, रिफ्रेश करो पेज, दिखाओ मेरे हाथ में आ जाएगा। चेक करो इंटरनेट कौन सा। नेट तो ठीक है, नेट चलेगी। इंटरनेट शिफ्ट करते हैं। आ गया, आ गया, ठीक है। इंटरनेट की वजह से इंटरनेट की वजह से तुम, मैं भी इंटरनेट चेंज करके या दोबारा बंद करके दोबारा क्लिक करके देखो। तो इन शॉर्ट आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हो। मतलब किसी भी यूज़र को आपने दिखानी है, आप उसको इस तरह से दिखा सकते हो। थोड़ा सा खपने वाला काम होता है, बट कुछ स्टेप्स हैं, आप बार बार करोगे आपको याद हो जाएगा कि इस तरह से कर देंगे, इस तरह से करेंगे। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मुझे नहीं किसी ने बताया था कि इस तरह से ऐसे करना है। यहाँ पे डॉट डालना है, मेक श्योर वो डॉट ना भूलना, लग जाओगे वरना। अगर ये डॉट नहीं ऐड करते तो सबके वाइट पेज होते हैं, इधर सबके वाइट पेज होते हैं। बट एक का भी अगर चल गया इसका मतलब सबका चलेगा। अब ये इंटरनेट की वजह से होता है, इंटरनेट 1-2 MB इधर लगता है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करती है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप अपने छोटे से प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, आप लाइव करके दिखा सकते हो। जब क्लाइंट आपके डेमो को देख लेगा, हाँ आपने जिस तरह मर्जी का डिज़ाइन बना, अब जितनी भी आपने स्क्रीन्स बनाई हैं वो सारी की सारी जो सी हैं वो अलग अलग बनी है। अब मैंने उसे देखना है, मैं या तो कोड देख सकता हूँ या आपके स्क्रीनशॉट देख सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल पे नहीं खोल सकता। तो उसको खोलने के लिए मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका टास्क ही होगा, आपने अपने सारे कोड जितने भी आपने प्रोजेक्ट बना लिए उनको एक जगह पे लाइव करना, ताकि हम एक लिंक के थ्रू पूरी ऐप देख सकें। ओके ओके। अब दूसरी इशू ये है आपका कि आपकी एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन से अलग अलग है। आपने एक स्क्रीन लगाते हो, होम पे जाकर उसे चेंज करते हो, फिर दूसरी स्क्रीन आती है, फिर होम पे जाकर उसे चेंज करते हो, फिर तीसरी स्क्रीन आती है। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। अब इसको कैसे सेट कर सकते हो, उसके लिए काम आसान है। आपने क्या करना है, अपने कोड में आना है। मैंने कल बनाई थी एक स्क्रीन जिसका नाम है ये न्यू कंपोनेंट्स। यहाँ पे बनाई थी टेक्स्ट फील्ड। मैं क्या करता हूँ, होम के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके ना टेक्स्ट फील्ड को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड ओपन हो गई, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके ना मैं इसको देखता हूँ, एक मिनट ये क्या है, ये मेरी टेक्स्ट फील्ड आ रही है, ये मेरी टेक्स्ट फील्ड थी। अब क्लाइंट ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन लगाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगाते हैं। जब हम इसको क्लिक करें हम अपनी आई लव पाकिस्तान वाली स्क्रीन पे चले जाएं। हम ये चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, हमने एक एक स्क्रीन को अलग अलग बना के कनेक्ट किया। अब हम चाहते हैं हम किसी एक पे क्लिक करके दूसरी स्क्रीन पे चले जाएं। तो इसको फ्लटर में कहते हैं नेविगेशन क्या होती है, आप एक स्क्रीन से दूसरी पे से तीसरी पे से कहीं पे भी जा सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर और यहाँ पे आके ना हमारे पास एक बटन होता है। हमारे पास ना मल्टीपल टाइप के बटन होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। बटन तो पता है ना किसे कहते हैं, बटन क्या होता है, वो वाला बटन नहीं कौन सा वाला बटन, क्या होता है बटन, सबमिट जैसे हाँ कोई सबमिट होता है, कोई बटन जिसको क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो हमारे पास फ्लटर में बहुत तरह के बटन होते हैं। अभी मैं एक ही बटन आपको बता रहा हूँ, वो होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। आप ये है ना जो क्या नाम है, स्कैफोल्ड, यहाँ पे एक बटन लगा सकते हो, उसका नाम होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। आप यहाँ पे लिखते हो फ्लोटिंग एक्शन बटन, इस तरह से आप लिखते हो फ्लोटिंग एक्शन बटन।
आप लिखते हो पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन, फिर आप लिखते हो फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन, फिर इसके अंदर आप लिखते हो ऑन प्रेस। ऑन प्रेस होता है कि जब बंदा उसको प्रेस करेगा, ठीक है, मतलब एक बटन बना है आप उसको प्रेस करोगे वो सबमिट हो जाएगा, एक बटन बना है आप क्लिक करोगे वो नेविगेट हो जाएगा, एक बटन बना है आप उसको कुछ ना कुछ तो प्रेस करोगे ना। तो यहाँ पे एक होता है ऑन प्रेस। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ऑन प्रेस के आगे आपने लिखनी होती है ये स्मॉल ब्रैकेट्स फिर कर्ली ब्रेसेस। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो इसको फंक्शन कहते हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, इधर छोटी ब्रैकेट फिर ये बड़ी ब्रैकेट, इतना काम करना। सेव किया, जाके चेक करते हैं हुआ कैसे। इससे क्या हुआ, हमारे डिज़ाइन के अंदर एक ये बटन आ गया, ये वाला। इस बटन को कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है, इसका कलर जो सा ब्लू होता है। इसको चेंज करना है तो इसके यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी, कि इसको आप ये बैकग्राउंड कलर आप इसको करो कलर्स डॉट रेड, फेवरेट नहीं है बस, तो बस मैंने इधर कलर्स डॉट रेड लिखा। अब देखो आपका एक छोटा सा बटन आ गया है आपके बिल्कुल कॉर्नर पे रेड कलर का, इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं जब इसको, अब देखो जब इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये थोड़ी इफेक्ट दे रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ जब इसको क्लिक करूँ तो मैं उस स्क्रीन पे चला जाऊँ जो थी आई लव पाकिस्तान। इसके ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर लगाना है तो आप ये करो, आप यहाँ पे चाइल्ड की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लो चाइल्ड के ऊपर, आप इधर चाइल्ड है इधर लिख दो लव, सही है। और आप देखो आप इस पे आते हो तो अब यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट लिखा होगा और इस पे लिखा होगा लव, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं जब इसको क्लिक करूँ तो मैं आई लव पाकिस्तान वाली स्क्रीन पे चला जाऊँ। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सेंटेक्स लंबा है इसका, आपने इस ब्रैकेट के अंदर आना है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आगे, वह आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है नेविगेटर डॉट पुश। पहले तो पता हो नेविगेटर डॉट पुश क्यों यूज़ करें, हम एक पेज से दूसरे पे जा रहे हैं तो हम एक पेज से पुश कर रहे हैं दूसरे पेज पे, तो हमने लिख दिया नेविगेटर डॉट पुश, ओके। फिर हमने लिखना है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। स्पेलिंग मेक श्योर यही हो, छोटे स्पेलिंग हो। ये कॉन्टेक्स्ट वो होगा जो आपके यहाँ बिल्ड के यहाँ लिखा होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा नेविगेटर डॉट पुश, फिर आपने यहाँ पे लिखना है मटेरियल पेज राउट, ये ठीक है। आपने पहले क्या किया, आपने लिखा नेविगेटर डॉट पुश, फिर आपने लिखा कॉन्टेक्स्ट, फिर आपने दिया एक कोमा, फिर उसके बाद कोमा के बाद आपने लिखा मटेरियल पेज राउट, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा बिल्डर, ठीक है। फिर आपने लिखी एक और ब्रैकेट, फिर आपने लिखा एक और कॉन्टेक्स्ट फिर आपने लिखा एक कॉन्टेक्स्ट, फिर आपने बनाया एक एरो एंड फाइनली डन। ये भाई बहुत लंबा सेंटेक्स है, मैं खुद जब इधर आया मैं पागल हो गया, ये क्या काम हो रहा है, ये इतना लंबा लाइन आप सिर्फ लिख रहे हो एक पेज से दूसरे के लिए, बट ये टाइम के साथ आपको याद होगी। मैं दोबारा लिखता हूँ नेविगेटर, ठीक है, डॉट पुश, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, और यहाँ पे फिर आपने इधर कोमा डाल के लिखना है मटेरियल पेज राउट, ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिकली सजेशन दे दी, आपने अंदर लिखना होता है बिल्डर, फिर आपने एक और ब्रैकेट छोटी डाल के बीच में लिखना है कॉन्टेक्स्ट, और इसकी ब्रैकेट के बाहर आके आपने एक एरो दे दिया, इक्वल और ग्रेटर देन का साइन, यहाँ तक हो गया। फिर आपने बस क्या करना है, अपनी दूसरी स्क्रीन का नेम देना है, ये क्या नाम है, माई रिच, ये आपने सेम इसके नाम को लिख के ब्रैकेट डाल देनी। एरर होगा, आपने इसको इंपोर्ट कर लेना जैसे मेन में करते थे, यहाँ पे आए और आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, दैट्स इट। ये एक लाइन से आप एक पेज से दूसरे पे नेविगेट हो सकते हो। अब मैं वापस आता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। अब मैं देखो लव पे क्लिक करता हूँ, इधर आ गया, एक पेज से दूसरे पे आ गया, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से। थोड़ा सा सेंटेक्स लंबा है मगर क्या कहते हैं, डेफिनेटली ये मेन सेंटेक्स है, इससे छोटा मैं अब इसको क्या करूँ। दोबारा इसको लिखने का एक और तरीका आसान है, आप लिखो नेविगेटर डॉट पुश, और आपको सजेशन आ रही है, देखो आप पुश के सेंटेक्स को क्लिक कर लो। जैसे ही आप इसको सेंटेक्स को क्लिक करोगे ना, देखो आपको वो दो चीज़ें दे देगा। अब यहाँ पे पूछेगा राउट बताओ, आपने यहाँ पे लिख देना है मटेरियल पेज राउट, आप इसको क्लिक करो, सजेशन में बिल्डर आ जाएगा। फिर आपने इधर क्या करना है, इधर आके छोटी ब्रैकेट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे एरो, और यहाँ पे आगे फाइल करेंगे। कहाँ पे जाना, मैंने और भी कितनी बनाई होंगी, लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाई होगी फेवरेट स्क्रीन को,
तो मैं इस पे चला, इसमें जाके मैंने इसकी स्क्रीन का नाम देखना है, फेवरेट स्क्रीन। तो मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, कहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पे आके मैंने कहना कहाँ पे जाना है, फेवरेट स्क्रीन पे, इसके आगे ब्रैकेट और इसको इंपोर्ट एंड सेव। अब देखो मैं इधर आता हूँ एंड अब जब मैं इस पे आके इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो फेवरेट पे आ गया। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आप ये काम कर सकते हो। अब बैक आने के लिए क्या करोगे? बैक के लिए पहले पे बटन ही नहीं है कोई। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको डिफ़ॉल्ट ऊपर ही एक बैक एरो नज़र आ रहा होता है, आप इसको यूज़ करके बैक आ सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको मतलब इधर गए हो तो आपको ये बैक एरो ऊपर एक आ रहा होता नज़र, आप इधर से भी या मोबाइल के ऊपर रन करो तो मोबाइल पे भी बैक एरो बटन, हाँ अगर अलग लगाना हो, बिल्कुल आ रहा हूँ उस तरफ ही आ। अब मैं क्या करता हूँ, नेविगेट करता हूँ इसको कहाँ के ऊपर, एक मिनट, मैं अभी कहाँ था, यहाँ था, और मैं इसको अभी लेके जाता हूँ अपनी माई रिच टेक्स्ट के ऊपर, माई रिच टेक्स्ट स्क्रीन सेव करता हूँ एक दफ़ा, और रिच टेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे इस पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ इधर कोई बटन लगाता हूँ जहाँ से मैं बैक जा सकूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो बड़ा आसान है कि आप क्या करो, जो आपकी दूसरी स्क्रीन है ना जिस पे आप गए हो उस पे ऐप बार लगा लो, ऐप बार। जब आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऐप बार लगाते हो ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है ये आप किस स्क्रीन से आए हो। मतलब देखना अभी मैं जब इस पे गया ना, इसने ऑटोमेटिकली ऐप बार के ऊपर एक बैक बटन भी दे दी, आप इसको क्लिक करके बैक आ सकते हो। मतलब आपने नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर ऐप बार यूज़ किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कलर एक बैक बटन दे देगा। बट अगर आपने खुद बनाना है, आपने ये भी खुद बनाना है, तो उसका सिंटैक्स काफ़ी छोटा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप बार के अंदर आता हूँ मैं, इसके लीडिंग के अंदर एक ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे एक बटन देता हूँ। हमारे पास एक बटन होता है आइकॉन बटन, आइकन बटन होता है जो क्लिकेबल होता है। हम एक आइकन देते हैं, आइकन क्या होता है, जो बस नज़र आता है। अगर आपने किसी आइकन को क्लिकेबल बनाना है तो उसके लिए एक बटन होता है आइकन बटन। इसके अंदर भी सेम है, आपने यहाँ पे लिखना है अपना ये ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे आइकन में लिखना होता है अपना आइकॉन्स डॉट लेट्स से बैक, एग्जांपल के तौर पे बैक हैंड जो भी है, ठीक है। आपने इसके अंदर लिखना है। अब मैं सेव करके पहले दिखाता हूँ क्या चीज़ है, हुआ क्या। मैंने क्या किया है, यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, अब वो ये बटन मैंने खुद बनाया, अभी देखो क्लिकेबल है बट चलता नहीं है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ जब भी कोई इसको प्रेस करे वो बैक हो जाए, तो आपने क्या करना है, इधर आके लिखना है नेविगेटर और यहाँ पे सिर्फ लिखना है डॉट पॉप, और पॉप के ऊपर लिख देना है कॉन्टेक्स्ट एंड एड्स। इसका सिंटैक्स सिर्फ इतना ही है। मतलब अगर आपने पुश करना है तो इतना लंबा लिखना पड़ेगा, पुश मटेरियल पेज राउट, फिर बिल्डर, फिर एरो, फिर वो। इसमें अगर आपने बैक जाना तो आपने सिर्फ लिखना है नेविगेटर डॉट पॉप मतलब बैक, और उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। अब देखो मैं जाके इधर आता हूँ और इधर आके जब इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, आइए समझ, क्या समझ आई, सिंटैक्स बता जरा क्या है, नेविगेटर पुश करना, नेविगेटर डॉट पुश। अच्छा याद तो हो ना, मुझे तो ऐसे याद है, तो तुम क्यों नहीं याद? कॉन्टेक्स्ट, अच्छा फिर कौन सा बिल्डर होगा, उसका नाम क्या है, बिल्डर वो वाला नहीं, राउट कौन सा आएगा, राउट आएगा मटेरियल पेज राउट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट, नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, फिर आएगा बिल्डर, फिर बिल्डर के आगे कॉन्टेक्स्ट, फिर एक एरो, फिर आप स्क्रीन करें। ओके, तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको फिर याद हो जाएगा। सिंटैक्स थोड़ा सा लंबा है बट यही इसका सिंटैक्स है। बाकी इसके अलावा मल्टीपल पैकेज से छोटा छोटा हो तो जाता है, मगर अभी मेन जो बिल्ट इन फ्लटर का वो है, ये सबसे आसान राउट है। मतलब सबसे लिखने में थोड़ा है, बाकी जाने में आसान। इसके अलावा भी आसान है, डोंट वरी, हमें मिलेंगे, बट सबसे जो यूज़फुल है वो आई थिंक ये इंस्टेंट जो आप किसी भी पॉइंट पे लगाओ चल जाए, वो यही है, ठीक है। और यही एज अ पहला राउट था इसका। अब 3 राउट्स आ चुके हैं आगे, वो ऑन जनरेटेड वगैरह वो देखेंगे, पहले ये आपको ये वाला राउट तो पता चले, ठीक है। अब पुश करने के लिए ये होगा और पॉप करने के लिए होगा ये नेविगेटर डॉट पॉप, और सिंपल आप किसी भी स्क्रीन से बैक हो जाओ। अब मैं ये करूँगा, हम गए पहले इस
इस स्क्रीन पे अभी अभी पार्टी शुरू हुई है। अब हम गए इसके ऊपर एक और बटन होगा, यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो आगे एक और आगे चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ से भी वो फिर बैक आके इस पे आएगा, फिर यहाँ से बैक होके पीछे आएगा, जैसे होता है एक्चुअली। इसके कोड के किसके ऊपर? इसके कोड के ऊपर लगाते हैं, इसके कोड के अंदर एक नेविगेटर को लगाते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, रिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग, और भाई को ओपी पेज नहीं होता। यहाँ पे आके हम लिखेंगे ऑन प्रेस, ठीक है। उस ऑन प्रेस के ब्रैकेट के अंदर आके मेक श्योर इसकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे हम सेकंड पे लिखेंगे अपना राउट जिसका नाम है मटेरियल पेज राउट। ये मेक श्योर ये ना कर लेना मटेरियल पेज, दो आ रहे थे उधर, मटेरियल पेज, ये वाला नहीं है, ये वाला राउट, ठीक है। फिर आपने बिल्डर के आगे यहाँ पे दिया कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपने एरो, और यहाँ पे आगे स्क्रीन का नेम हमने जाना फेवरेट स्क्रीन, ये आपको फेवरेट स्क्रीन पे ले जाएगा। सेव करते हैं, लेट्स चेक। अब हम जाते हैं अपनी पहली स्क्रीन पे जो है ये, वो लव पे क्लिक करता है तो इधर आई लव पाकिस्तान, अब वो जब इस पे क्लिक करता है तो फेवरेट स्क्रीन। अब इस पे कोई बटन नहीं लगाया तो हम बैक एरो यूज़ कर लेते हैं, और इस पे क्लिक करता है वो जब इधर आ जाता है। तो आप जो 1000 स्क्रीन बनाओ, एक एक करके नेविगेट करते रहो, बैक के बटन लगा के बैक होते रहो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपने किसी आइकन बटन को बनाना है तो उसके लिए अभी हमने देखा, आप जैसे आइकन लगाते थे, आप आइकन बटन यूज़ कर लो, आइकन बटन, ठीक है। आइकन बटन के अंदर एक ऑन प्रेस होता है, उस ऑन प्रेस के अंदर आप अपनी लॉजिक लिखो, और आइकन के आगे आप अपना आइकन लगाओ जैसा आपको आइकन चाहिए। और आइकन बटन लाजमी है बार में ही होना चाहिए? नहीं, कहीं पे भी लगा लो। आपने लेट से आइकन नीचे लगाया हुआ है कहीं पे, लेट से हम इधर आते हैं, आप दिखाते हैं ये पाकिस्तान के साथ, या फिर मैं कहाँ लगाऊँ, रुको मैं इधर आता हूँ कहीं, या इसीलिए तो यहाँ पर लगाई है। तो मतलब कहीं पे भी लगा, इसके एक्शन में लगाओ, इसकी रो कॉलम में कहीं लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। तो इन शॉर्ट आप इस थ्रू बैक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रो कॉलम वगैरह में भी हम लगा सकते हैं ना? कहीं पे भी आप ये फ्लोटिंग एक्शन बटन रो कॉलम में यूज़ करो। इसके अलावा एक और बटन होता है हमारा, वो होता है ये वाला, ये टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड को मैं रैप करता हूँ कॉलम में, टेक्स्ट फील्ड को रैप करता हूँ कॉलम में। हमारे पास और बटन्स होते हैं, एक बटन होता है एलिवेटेड बटन होता है, एक बटन होता है, और ठीक है। इसके अंदर ऑन प्रेस होगा, ऑन प्रेस जो हर बटन के अंदर ऑन प्रेस होगा ज़रूर। ऑन प्रेस का मकसद होता है जब किसी बटन को प्रेस करो, तो वो ही नहीं होगा तो बटन ही नहीं रहा। इसके बाद टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, टेक्स्ट लेट से डेमो एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे कोमा देना, सॉरी। अब आपको सेव करा के दिखाता हूँ एलिवेटेड बटन होता कैसा है। एलिवेटेड बटन होता है ऐसा ये एक बटन होता है जो क्या कहते हैं इक्वल हाइट विड्थ का होता है। इसका कलर वो होता है जो आपके थीम का कलर होता है, इसका कलर चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सबसे आसान है बटन लगाना, एलिवेटेड बटन। इसका कलर वगैरह चेंज नहीं होता डायरेक्टली। अगर आप चाह रहे हो अपनी मर्जी से बटन बनाओ एक अपनी मर्जी का, तो उसके लिए बटन होता है मटेरियल बटन। आप इस एलिवेटेड की जगह यूज़ करो मटेरियल बटन। आप इसको अब चेक करोगे, ये इसका कोई कलर नहीं होगा, इसका कोई थीम नहीं होगा। अब देखो जब मैं इसको रन करता हूँ, ये आपको नज़र ही आ जाए बड़ी बात, ये बटन है, देखो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा बटन है। आप इसको आप सब कुछ दे सकते हो, इसको कलर दे सकते हो, यहाँ पे इसका कलर है, यहाँ पे अब इसको कलर दो, कलर्स डॉट रेड। उसके बाद आप इसको हाइट विड्थ दे सकते हो, हाइट लेट से 100। इसको आप विड्थ दे सकते हो, लेट से इसको आप दे सकते हो 200। आप सेव करते हो, जाके चेक करते हो। अब ये जो बटन है इसको हाइट दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, और ये देखो ये अपनी मर्ज़ी का बटन है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये इफेक्ट है जो हम दबाए रखते हैं तो आता है। इसके लिए भी कलर होता है, कलर ये था स्प्लैश कलर, इसको करते हैं कलर्स डॉट ब्लू। अब बटन जब यूज़र इस बटन को दबाए रखेगा तो इसके ऊपर कलर आएगा, स्प्लैश कलर। इसको मैं अब दबाए रखता हूँ, ओके। अब देखो मैं इसको दबाए रखता हूँ तो स्प्लैश कलर,
आप मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी यूज़ कर सकते हो, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। अब इसके ऊपर नेविगेशन करनी है तो हम इसके नेविगेशन कर सकते हैं, नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे आके मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पे आके हम इसके कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे इसके एरो, और यहाँ पे हम किसी भी, अब कोई और हमने स्क्रीन बनाई होगा, हम यहाँ पे देखते हैं, हमने एक बनाई थी होम स्क्रीन, इसकी इस वेलकम नहीं है, ये कुछ बनाई थी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हम इस पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इधर आके इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे नेविगेट कर देते हैं, इंपोर्ट एंड लेट्स चेक, ये हमने ओके यार आपकी ओके। आपका नाम क्या है? शुएब है।